में जो गैंगरेप 8-9 अगस्त को जो कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था, पहले रेप और उसके बाद कत्ल जिस महिला डॉक्टर के साथ आरजे कर मेडिकल कॉलेज का हुआ था, और उसके बाद जो है केस में तरह तरह के जो है टर्न आने लगे। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल बयान भी आए जिन्होंने यह दावा किया कि उस आरजेकर कॉलेज में पोर्नोग्राफी और ड्रग्स रैकेट और बहुत सारे ऐसे दावे किए गए, और इसको लेकर के 23 साल पहले का भी मामला उजागर किया गया, जिसमें एक शख्स का जो है खुदकुशी करता है। तो वो ये भी बताया गया कि वह शख्स का जो कत्ल हुआ था और उसको एक खुदकुशी का जो है रूप दिया गया था। तो अलग अलग तरह से सोशल मीडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही है, पहले पुलिस, उसके बाद सीबीआई। लेकिन आज का यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो है जितने भी तरह के सोशल मीडिया में बातें आ रही है, न्यूज चैनल में जो बातें चल रही है, सारा का निचोड़, सारा का जो मेन पॉइंट है वह यही 2-4 मेन पॉइंट मैं भी बताने जा रहा हूँ, और उसको आप समझकर खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कत्ल कैसे हुआ और कत्ल में कौन कौन सा लोग हो सकते हैं। और लास्ट में बताएंगे कि एक ही चीज़ है जो किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, और उस वारदात पे एक लोग थे या एक से ज़्यादा, या वही एक चीज़ जो है डिसाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को सीबीआई का भी इंतजार करेंगे, उसका जब रिपोर्ट आएगा तभी सारा। आप खुद भी उस चीज़ पर, उस टाइमिंग पर अगर गौर करेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हरेंद्र, और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कोलकाता के जो महिला डॉक्टर के साथ जो रेप और उसके बाद उसका कत्ल जो हुआ, उसी से जुड़ी जानकारी आप सुन रहे हैं। दरअसल 8-9 अगस्त को उस महिला डॉक्टर के साथ जो गैंग रेप हुआ और उसके बाद फिर जो है कत्ल हुआ, और आप सबसे पहले हम लोग उसके टाइमिंग पर चलते हैं। 9 अगस्त की सुबह सुबह 6 बजे जो हॉस्पिटल के स्टाफ रहते हैं, सबसे पहले जो सफाई कर्मी रहते हैं, उन्होंने वह बॉडी को देखा, और उसके बाद फिर वह चिल्लाते हुए, भागते हुए हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ को, डॉक्टर्स को बताता है। और 6 से 7 बजे तक जो है वहाँ पर सारे डॉक्टर्स जुट जाते हैं। 7 बजे सीनियर डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँचते हैं, उसकी बॉडी को देखते हैं और चेक करते हैं, और खुद वो मेडिकल कॉलेज था तो लोग बता देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि मर गई है, उसका डेड हो चुका है। और उसके बाद फिर जो है 7 बजे ही एग्जैक्ट जो वहाँ के प्रिंसिपल रहते हैं उस आरजेकर मेडिकल कॉलेज के, उनको कॉल किया जाता है। और मुश्किल से कॉलेज से उनका जो है दूरी आधे घंटा का है। एक फूलबागान एरिया है कोलकाता में, वहीं पर उनका घर है, आवास है। तो आधा घंटा हॉस्पिटल पहुँचने में लगता है, लेकिन हो सकता है सुबह का समय था, इसलिए वह 8 बजे करीब 5-7 मिनट पहले वह हॉस्पिटल पहुँचते हैं। और फिर जो है लास्ट देखने के बाद, बॉडी देखने के बाद, वो अपने ऑफिस में चल जाते हैं। और 9 बजे के करीब में कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, और 9-10-15 मिनट पर कोलकाता पुलिस उस आरजेकर कॉलेज में पहुंचती है। तो आप सोच लिए 6 बजे, सबसे पहले 6 बजे हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस डेड बॉडी को देखा, उसके बाद जो है चिल्लाता है, चीखता है, लोगों को बताता है। तब तक सारे डॉक्टर्स, इस 6 से 7 के बीच में जो भी जूनियर सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं, सफाई कर्मी रहते हैं, या फिर अन्य जो स्टाफ पैथोलॉजी के रहते हैं, वे सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद फिर जो 7 बजे ही हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल साहब रहते हैं उसको इन्फॉर्म किया जाता है, और वो 8 बजे के करीब में हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और 9 बजे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। और 9-10-15 तक पुलिस जो है, कोलकाता पुलिस उस आरजेकर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाती है। अब आप ये सोचिए कि वह खुद एक मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पर खुद ही पोस्टमार्टम डॉक्टर्स करते हैं, तो उनको एटलीस्ट यह पता होना चाहिए कि जो क्राइम सीन है, जो क्राइम प्लेस जहाँ पर है, वहाँ वह कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कत्ल या फिर उस तरह का अगर बॉडी मिलता है तो उसको किस तरह से सुरक्षित करना, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा। इस 6 से 9 बजे तक, पुलिस के आने के पहले तक, वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ, पैथोलॉजी के स्टाफ, सफाई कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, या फिर हॉस्पिटल के और जो ऐसे वॉलंटियर, सिविल वॉलंटियर्स जैसे संजय रॉय पकड़ में आया, और या फिर और भी ऐसे लोग जिनके कानों में यह बात गई, वे लोग उस सेमिनार हॉल में पहुंच जाते देखने के लिए। अब सोचिए उतने लोगों का वहां पर शूज का जो है निशान, या फिर जगह जगह वे लोग छुए होंगे तो फिंगरप्रिंट, तो ये सारा चीज जो है एविडेंस का उसी समय सत्यानाश हो जाता है। 10:53 पर जो है घर वाले, हॉस्पिटल के लोग जो रहते हैं, उस पीड़िता के घर फोन करते हैं, और फोन जब करते तो उसके माँ फोन उठाती है और यही बताते हैं कि आपकी बेटी का तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इतना ही बोलकर फोन कट कर दिया जाता है। वापस जो है पीड़िता की माँ जिस नंबर से कॉल आया था उस पर कॉल करती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब वे लोग यही बताते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए। और माता पिता थे परेशान। फिर दोबारा, यानी तीसरी बार उसी नंबर पे वे लोग कॉल करते हैं, तब पता चलता है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है। और
जैसे ही इन लोगों को पता चलता है तो 12 बजे के करीब में जो उस पीड़िता के पेरेंट्स रहते हैं वो आरजेकर मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। और 12 बजे जब ये लोग पहुंचते हैं तो इन लोगों को लाश देखने नहीं दिया जाता, बस इतना ही बताया जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी किया। लेकिन जब माँ पिता काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, जब हॉस्पिटल प्रशासन यह जान जाता है कि इन लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है, तब 3 बजे लाश दिखाने के लिए इन लोगों को लेकर के जाते हैं। और जैसे ही पीड़िता की माँ डेड बॉडी देखती है, क्योंकि बॉडी पर कुछ था नहीं, सिर्फ उस महिला डॉक्टर के शरीर पर एक ही कपड़ा था और उसके आंखों, होठों, चेहरे पर सैकड़ों, शरीर पर सैकड़ों जख्म थे। तो जैसे ही उस पीड़िता की माँ उस बॉडी को देखती है तो वह तुरंत यह बोलते हुए निकलती है कि मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती है, यह खुदकुशी का मामला नहीं है, उसके शरीर पर जो है सैकड़ों जख्म है। तो यही बताती है कि इसको जो है कत्ल हुआ है और इसको खुदकुशी बताया जाता है। और यह जब वह बात बोलती हुए बाहर निकलती है तो बहुत सारे वहाँ पर लोग रहते हैं, हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स। तो धीरे धीरे ये बातें जो है जूनियर डॉक्टर्स में आ जाती है और यह बात फैल जाती है। और शाम होते होते तक 9 अगस्त को ही जूनियर डॉक्टर्स आंदोलन करने लगते हैं, मीडिया में भी यह बात आ जाती है। और शनिवार को होते होते जब न्यूज़पेपर में सारा यह खबर आ जाता है कि वहाँ पर जो है उस महिला डॉक्टर के साथ जो है खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल और रेप का जो मामला है, तब सारे डॉक्टर्स, जितने भी जूनियर डॉक्टर्स है, सारा जो आंदोलन का रूप ले लेता है। और भी जितने भी वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेज रहते हैं, सारे जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है संजय राय को गिरफ्तार करती है और ये बताती है कि किसी ने जो है सीसीटीवी में नजर आया और इसी ने क्राइम को अंजाम दिया। और दूसरी तरफ जहां पीड़िता रहती थी वह मुश्किल से कॉलेज से 1 घंटा का रास्ता था और उसी के गांव में एक शमशान घाट था। पुलिस वहां पर ले जाकर के उसके बॉडी का जो शव रहता उसको अंतिम संस्कार कर देती है आनंद पानन में, जबकि 3 लाशें वहां पहले से लाइन में लगी हुई थी। लेकिन उन तीनों लाशों को रोक करके, इस तीनों बॉडी को रोक करके पहले इस आरजेकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता का शव रहता उसका दाह संस्कार किया जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण था वो अभी तक पता नहीं कि पुलिस इतना क्यों हड़बड़ाई थी। अभी जो सीबीआई जांच चल रहा है उसमें 20 लोगों से लगभग पुलिस बात कर चुकी है और एक जान जो संजय रॉय गिरफ्तार हुआ है। और सबसे ज्यादा पूछताछ की बात है तो वह आरजेकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनसे सबसे ज्यादा बात हो रही है और वही गिरफ्तारी के रडार पर है। लेकिन जो सीबीआई अभी भी जो कुछ खोज रही है, जो क्वेश्चंस का आंसर चाह रही है, शायद वह नहीं मिला है। इसीलिए सीबीआई अब इन दोनों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी है और यहाँ उन लोगों को मिल भी गया है। तो आने वाले दिनों में और कितना टाइम लगेगा, पुलिस के बाद सीबीआई और इस इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगेगा, ये जब आएगा तो तब आएगा। लेकिन सारे अगर सोशल मीडिया, सारे पॉलिटिकल बयान, सारी चीज़ों को अगर हम दरकिनार कर दें तो यहाँ पर 2 चीज़ें फैक्ट हैं कि सीसीटीवी कैमराज में जो है संदिग्ध नजर आया संजय रॉय और पीड़िता के शरीर पर सैकड़ों जख्म के निशान थे। तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। रेप का जहां तक ये है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि रेप हुआ है। और सबसे बड़ा चीज यहां पर है डीएनए टेस्ट, जो बायोलॉजिकल सैंपल लिया गया और जिसको सीबीआई ने टेस्ट के लिए भेजा है, उस सैंपल का रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट, वही सबसे बड़ा एविडेंस रहेगा कि उस जो पीड़िता है उसके साथ एक शख्स ने रेप किया है या फिर एक से ज्यादा शख्स ने रेप किया है और उसके वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि फॉरेंसिक जो डीएनए के लिए जो संजय रॉय का जो ब्लड लिया गया है और जो पीड़िता का प्राइवेट पार्ट से डीएनए सैंपल लिया गया है, वह जिस कोलकाता के एक प्राइवेट लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है। तो किसी भी शख्स का यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि किसी भी शख्स का जो है डीएनए चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर पीड़िता नहीं है तो उसके माता पिता हैं, उसके डीएनए से भी उसका जो संजय रॉय का जो डीएनए उससे मैच किया जाएगा। और उस मैच में अगर सारा चीज ठीक रहा, अगर वह सिर्फ संजय रॉय से मैच करता है तो जितना भी कत्ल, जो रेप और उसके बाद जो कत्ल का वारदात को अंजाम दिया गया उसमें सिर्फ एक ही शख्स है। लेकिन अगर डीएनए में अगर यह इंडिकेशन हो गया कि संजय रॉय के साथ और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो संजय रॉय से मैच नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें और किसी शख्स का हाथ है और फिर कहानी पलट जाएगी और भी तफ्तीश होगी और भी ज़्यादा दिन लगेंगे और भी इन्वेस्टिगेशन होंगे। इस केस का जो मेन निचोड़ है इसमें क्या होगा, वह जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, जो भी मौका वारदात पर जो भी सैंपल मिले हैं, जैसे बाल हो गया या फिर अगर संजय राय वहाँ गया होगा वारदात को अंजाम दिया हो तो जाहिर सी बात वहाँ पर उसके बाल के टुकड़े या फिर फिंगरप्रिंट्स या बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो जिससे डीएनए का मैच किया जाता है। तो वह सारी एविडेंस और पीड़िता का जो प्राइवेट पार्ट्स से जो सीमेंस का लिए गए उससे सारा जो है डीएनए मैच किया जाएगा। तो अगर ये डीएनए सिर्फ संजय रॉय से मैच करता है तो कातिल एक ही है, और अगर
उस मैच के दौरान बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो इंडिकेट करती है कि नहीं एक से ज़्यादा शख्स है। तो मेन जो है वही डीएनए रिपोर्ट है जो ये क्लियर करेगा इस केस में, और आई थिंक 2-3 दिन में वो डीएनए रिपोर्ट आ जाएगा। यस, सारे वारदात, सारे क्राइम पर जो है ये क्लियर हो पाएगा कि किसने कत्ल किया और कितने लोग थे और कैसे कैसे हुआ सारा चीज़। वो तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, वह भी निकल करके जल्द बाहर आ जाएगा। तो आज की कहानी यही थी जिससे हम लोग ये जानने का कोशिश किए कि मेन चीज़ इस कोलकाता में जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज की जो महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, जो ये सारा सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर जो दिन भर चल रहा है, उन सबसे हट करके एक ही चीज़ है जो आपको बताने के लिए काफ़ी है कि जो है कत्ल किसने किया और कितने लोग थे। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।